हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिव्यानी हरपाल और आपका मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेप करेक्शन। इसके पहले की जितने भी वीडियोस है चेन करेक्शन या ऑफसेट से रिलेटेड वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दे दूँगी, आप जा कर के उस लिंक से उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं हम टेप करेक्शन। जो टेप करेक्शन है वो 7 तरीके की होती है। पहला होता है करेक्शन फॉर द स्टैंडर्ड करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है आपका करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट एंड करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। तो ये 7 तरीके के जो करेक्शंस है हमारे टेप में होते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। पहला होता है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इट मीन्स यदि आपकी कोई एक टेप है जिसका स्टैंडर्ड लेंथ जो है 20 मीटर है, बट उस के जो स्टैंडर्ड लेंथ में कोई कम या ज़्यादा हो जाए वो, तो उस पर जो एरर्स जनरेट होता है जिसको हमें करेक्ट करना पड़ता है वो आपका करेक्शन कहलाता है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। व्हेन एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड लेंथ, तो उस तरीके के करेक्शन को हम कहेंगे करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। इसका फॉर्मूला होता है CA L डैश माइनस L डिवाइड बाय L इंटू कैपिटल L डैश। अब CA मतलब क्या होता है? करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। L डैश इट मीन्स जब आपका जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ लाइक स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, एक्चुअल मतलब जब हम मेज़र कर रहे हैं तो उसमें जो भी एरर्स जनरेट हुए वो कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, उस लेंथ को हम बोलेंगे L डैश। और स्मॉल l इट मीन्स जो स्टैंडर्ड लेंथ है, मतलब वो जो टेप जो था वो 20 मीटर का था, 30 मीटर का था, जो स्टैंडर्ड उसको बनाया गया था वो कहलाएगा आपका स्मॉल l। और कैपिटल L डैश इट मीन्स मेजर्ड लेंथ, मतलब आप जो भी एक्चुअल लेंथ है आपके पास में जो अनकरेक्टेड जो भी आपकी करेक्ट लेंथ नहीं है उस टेप की, और उससे आप यदि कोई चीज़ को मेजर्ड करें लेंथ को, तो वो लेंथ आपकी कहलाएगी L डैश, मतलब मेजर्ड लेंथ। नेक्स्ट करेक्शन होता है आपका करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप इट मीन्स, देखिए जब भी हम कोई स्लोप का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके का कोई स्लोप है और इसका लेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए भी कई वैल्यूज़ या फिर करेक्शन करना पड़ता है। इन केस आपके पास में कोई इस तरीके का स्लोप है और उसका स्लोप का एंगल आपको पता है, सिर्फ एंगल पता है और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का लेंथ पता है, तो आप इसमें जो भी एरर्स जनरेट हो रही है उसमें करेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको थीटा पता है और ये एल की वैल्यू पता है, आपको इस फॉर्मूला में इसको प्लॉट करना पड़ेगा। CG इक्वल टू माइनस L इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा भी आपको पता है, L डैश भी आपको पता है, तो ये आप करेक्शन कर सकते हो। इन केस ये स्लोप में आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता है, आपको सिर्फ इसकी L की वैल्यू पता है और इसकी जो हाइट है या एलिवेशन आप बोल सकते हैं उसकी वैल्यू आपको पता है, तो आप और आपको थीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस h का स्क्वायर बाय 2l। अब इसमें आप दोनों में फोकस कर सकते हैं कि जो CG है इसमें भी सामने माइनस लग रहा है और ये वाले फॉर्मूला में भी सामने माइनस लग रहा है। इवन जो प्रीवियस आप देखे हैं यहाँ पे ये CA, इस पे भी कंडीशन ये अप्लाई होती है इन केस ये जो L डैश है L डैश माइनस L। अब इसमें 2 केस हो सकती है, या तो फिर L डैश की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है या L डैश की वैल्यू माइनस हो सकती है। कैसे? यदि आपके जो एक्चुअल लेंथ है वो 20 मीटर का है लेकिन आपका जो टेप है वो 20 पॉइंट समथिंग बढ़ गया हो या फिर 20 से माइनस होकर 19 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ये केस पे डिपेंड करता है। इन केस आपका जो टेप है उसकी वैल्यू कैसे हो जाए, कम हो जाए, तो जब आप उस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो जो CA की वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे CG में दोनों देख सकते हैं, फॉर्मूला में क्या यूज़ किया जा रहा है, माइनस यूज़ किया जा रहा है। इट मीन्स जो CG की भी वैल्यू है बोथ करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा उस कंडीशन पे, और दोनों
चीज़ों में अप्लाई होगा। लाइक टेप के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है और चेन करेक्शन के लिए भी यही फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। बट जो नेक्स्ट करेक्शन है, मतलब करेक्शन फॉर द टेम्परेचर, देखिए जब भी हम किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मटेरियल का कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब देखिए हर जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता, कहीं टेम्परेचर हाई होता है, कहीं टेम्परेचर लो होता है। तो उस टेम्परेचर से आपका टेप में यदि कोई भी फ़र्क आ रहा है या फिर उसकी लेंथ बढ़ रही है या उसकी लेंथ कम हो रही है, वो श्रंक हो रहा है, तो उस तरीके का जो भी वेरिएशन आता है टेम्परेचर से रिलेटेड, उसके लिए जो करेक्शन किया जाता है उसको हम बोलते हैं करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा Tm माइनस T0 इंटू L। अब Ct मतलब क्या है, करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। Tm मतलब मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर इट मीन्स जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस ड्यूरेशन में सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चेकिंग्स आप करते हैं तो आपको टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर मिलता है। T0 मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब जब आपका जो मटेरियल जिससे वो टेप बना हुआ है, जब उसको बनाया जा रहा था तो उसमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे उसको बनाया गया था। तो उस टेम्परेचर को, जो कि हमेशा एक ही होता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अल्फ़ा मतलब क्या होता है, अल्फ़ा मतलब होता है थर्मल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। अभी यहाँ पे मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट अल्फ़ा की वैल्यू बता रही हूँ। स्टील टेप यूज़ करेंगे आप तो उसका अल्फ़ा की वैल्यू होती है 3.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। एंड इन्वर्ट टेप जनरली यूज़ किया जाता है और उसकी वैल्यू होती है 1.22 इंटू 10⁻⁷ पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू, और जो कैपिटल एल है सेम एज प्रीवियस मेजर्ड लेंथ होगा। नेक्स्ट करेक्शन है आपका करेक्शन फॉर पुल। पुल इट मीन्स जब हम किसी टेप को ज़्यादा एफर्ट लगा करके खींचेंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या होगी, स्ट्रेचिंग आएगी। तो उस तरीके की जो कंडीशन होती है या पुल करने से उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है उसमें कम या ज़्यादा हो या उसमें एरर्स जनरेट हो, उस एरर को हम कहते हैं करेक्शन। उस एरर को जब हम ठीक करते हैं तो उसको कहते हैं हम करेक्शन फॉर द पुल। Means when tape pull during measured is more than the standard pull, then length of tape measured short distance than actual। सिंपल सी बात है, यदि आपका कोई चेन या टेप का लेंथ बढ़ जाए तो ऑब्वियसली है जो कि 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की जो लेंथ है, जब आप उसको लंबी चेन से आप मेज़र करने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो 5 मीटर ना शो होते हुए 4 पॉइंट समथिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका टेप था उसकी लेंथ तो बढ़ गई है, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस क्या करेगी, मेज़र करेगी। तो ये कहलाएगा आपका एरर और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला है P माइनस PS डिवाइडेड बाई AE इंटू L। अब P मतलब क्या है, जब हम मेज़र्ड करते हैं जो फोर्स या जो पुल आप प्रोवाइड करते हो उसे कहेंगे आप P। PS मतलब स्टैंडर्ड, मतलब जब भी हम किसी टेप को बनाते हैं किसी कंपनी में तो एक स्टैंडर्ड फोर्स उसमें अप्लाई किया गया होता है, तो उसे हम कहते हैं PS, जो कि हमेशा सब जो भी मटेरियल है उसका एक होता है। और A इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप। सिंपल सी बात है, यदि मैं किसी टेप को पकड़ करके खींचूंगी दोनों साइड से तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे हमको A यूज़ करना पड़ता है। E मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इस यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील और इन्वर्ट टेप की ली हूँ। स्टील है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड E की वैल्यू इन्वर्ट टेप की जो स्टैंडर्ड होती है 1.54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और L एज प्रीवियस कैपिटल L इज इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ, जो भी लेंथ आप मेज़र कर रहे हैं वो। नेक्स्ट है आपका करेक्शन फॉर सैग। सैग मतलब क्या होता है, इन केस एक ऑब्जर्वर यहाँ से टेप को पकड़ा है और दूसरा यहाँ से। अब ये कैसे, इसके पहले तो स्ट्रेचिंग हो रही थी क्योंकि पुल किया गया है। यदि मैं यहाँ पे कम फोर्स लगा करके उसको पकड़ूँ
तो क्या होना है, जो आपका टेप है वो ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, वो कैसा हो गया है, इस तरीके से झूल गया है। तो ये जो भी स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बजाय यदि वो कैसा हो जाए, झूल जाए बीच से, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे सैग। व्हेन द टेप सस्पेंड ड्यूरिंग द मेजरमेंट बिटवीन द ट्राइपॉड सैगिंग अज्यूम एज पैराबोला। तो अब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये एक आपकी लीवर है, स्ट्रेचिंग लीवर है, स्ट्रेनिंग लीवर है। यहाँ पे आपने अपने टेप को लगाया है, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस डली हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी टेप कैसी हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से सैग हो जा रही है, ठीक है। ये 2 पेक्स था जिनके बीच में आपको डिस्टेंस मेज़र करना था, बट वो हॉरिजेंटल ना रहते हुए कैसी हो गई है, सैग हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी एरर्स आते हैं उसको जब हम करेक्ट करते हैं तो वो करेक्शन फॉर द सैग कहलाता है। और जनरली हम उसको अज्यूम कैसे करते हैं कि वो कैसे सैगिंग हो रहा है, पैराबोला इन कंडीशन कैसा हो रहा है, सैग हो रहा है। तो इसके लिए जो करेक्शन गिवन है वो होता है -w का स्क्वायर एल का क्यूब -24p का स्क्वायर। अब ये CS क्या है, सैग करेक्शन। नेक्स्ट है W मतलब वेट ऑफ द टेप। ऑब्वियसली टेप का कुछ ना कुछ सेल्फ वेट है, तभी तो जा कर के वो नीचे क्या हो रहा है, उस वेट के थ्रू नीचे की तरफ सैग हो रहा है। तो मेन इफेक्टिव जो यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है, उसका वेट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम UDL कंसिडर करेंगे, मतलब वेट पर लेंथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो UDL यूज़ करेंगे, उसको स्मॉल w इसलिए डिनोट किया गया है। नेक्स्ट स्मॉल l मतलब लेंथ ऑफ द टेप, उस समय जो एक्चुअल लेंथ है वो। एंड नेक्स्ट P इज इक्वल्स टू अप्लाइड पुल, जितना फोर्स आप उस पर लगा रहे हो, ढीला हो रहा है आपका टेप, मतलब आपके स्टैंडर्ड पुल से आप कम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसलिए सैग हो रहा है। तो ये आपका हो गया P। करेक्शन फॉर द मिस अलाइनमेंट। अभी मिस अलाइनमेंट से आप समझ में आ रहा होगा कि जो लेवल होता है किसी भी एक जो भी आपका सरफेस होता है उसका, बट उसमें अलाइनमेंट में यदि चेंज हो रहा है तो आप मिस अलाइनमेंट करेक्शन वहाँ पे करते हैं। जैसे कि वैन सर्वे लाइन नॉट एक्यूरेटली रेंज्ड सो मिस अलाइनमेंट एरर ऑक्यूर। यदि आपका जो भी ट्रैवर्सिंग प्रोसेस हो रही है और उस जगह पे आप प्रॉपरली रेंज नहीं किए, उसको जाना था इस तरीके से स्ट्रेट, बट अलाइनमेंट रेंजिंग प्रोसेस गलत होने के कारण इस तरीके से बीच में कैसा हो गया है, अलाइनमेंट में चेंजेस आ गया है, वो भी मिस रेंजिंग के कारण। तो वहाँ पे जो एरर होता है, वहाँ पे जो हम करेक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं मिस अलाइनमेंट। अब आप डायग्राम पे देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बट ये कैसी हो गई है, इस तरीके से टेढ़ी हो गई, मिस अलाइन हो गई है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं जिसका नाम है A और C। ये होना चाहिए AC, मतलब इस तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए थी। अभी हमको यहाँ पे उसको क्या करना है, स्ट्रेट लाना है। तो जनरली जो डिस्टेंस होगा आपका ABC का ऑलवेज ग्रेटर दैन होगा करेक्ट डिस्टेंस AC के, एंड हैंस एरर इज़ पॉजिटिव एंड करेक्शन इज़ नेगेटिव। देखिए अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, जो डिस्टेंस आपको ABC का दिख रहा है ये ऑलवेज आप देख कर के भी बता सकते हैं कि ये हमेशा कैसा होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू AC लेंथ के। तो यदि आपका एरर ज़्यादा है, यदि आपका एरर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आपका करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव। सेम एज जैसे कि मेरा टेप कैसा है, बढ़ गया है, कोई लेंथ कैसी हो गई, बढ़ गई है, मतलब एरर कैसा है, पॉजिटिव में है। अब उसको मुझे ठीक करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। इट मीन्स मेरा करेक्शन क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये यहीं पे ये बताना चाह रहा है आपको। अब इसके 2 केस हैं। पहला केस, इन केस आप डायग्राम देख सकते हैं। इन केस आपको फर्स्ट केस में बोला AB BC अल्फ़ा एंड बीटा ये गिवन हो, मतलब AB BC और ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये दोनों की, ये चारों की वैल्यू आपको कैसी है, पता है। मतलब AB का डिस्टेंस पता है, AB का डिस्टेंस पता है, BC का भी डिस्टेंस पता है, और ये जो A से B का एंगल बन रहा है हॉरिजेंटल से वो भी पता है, और सेम एज जो C B का एंगल बन रहा है हॉरिजेंटल से वो भी पता है। यदि ये चारों चीज़ आपको पता है तो आपको करेक्शन फॉर्मूला क्या लगेगा, -AB 1 - cos अल्फ़ा प्लस BC 1 - cos बीटा, सिंपल। बट और जैसे मैंने आपको बताया ये नेगेटिव होगा तो सामने क्या लगाया है, माइनस लगाया। अब इन केस सेकेंड केस में कैसा, आपके पास में
ए और सी पॉइंट जो है वो इंटरविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ए से सी भी नहीं दिखाई दे रहा है और सी से ए भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन पे अब आप देख सकते हैं हमने बीच में एक लाइन डाला है जिसका नाम है बी डैश बी। अब ये हमें क्या करना है, हमको बी में खड़े हो जाना है और बी से आपको बाइसेक्ट करना है ए को और वहाँ से आपको बाइसेक्ट करना है सी को। अब ये तो काम कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंक्लूडेड एंगल बनाना पड़ेगा ए और सी लाइन के लिए, मतलब बी ए और बी सी के बीच का जो एंगल बनेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसे हम बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल, जिसका नाम रहेगा गामा। अब उस कंडीशन में ना तो आपके पास में ये लेंथ है ना ये लेंथ है, आपके पास सिर्फ एक क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, बाकी अल्फ़ा भी नहीं है और बीटा भी नहीं है। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी, फॉर्मूला है ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab बी सी कॉस गामा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास नहीं है इसलिए हम इंक्लूडेड एंगल यूज़ कर रहे हैं, एंड देन ए बी प्लस बी सी। इस करेक्शन 2 केस हमारे पास में हो सकते हैं, ओके, और दोनों का करेक्शन का फॉर्मूला अलग अलग है। केस 3, एंगल नॉट मेजर्ड बट बी बीट। अब ये थर्ड केस में क्या हो रहा है, अब देखिए पहले केस में हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल था, हमारे पास अवेलेबल था ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, अल्फ़ा और बीटा। ये फर्स्ट केस हो गया। यदि ये चीज़ अवेलेबल है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकेंड में क्या हुआ कि ए से सी को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हमने क्या किए, हमने 20 पॉइंट पे आकर के ए को बाइसेक्ट किए और सी को बाइसेक्ट किए और इनके बीच का एक इंक्लूडेड एंगल लिए और इनसे हमने नेक्स्ट फॉर्मूला का यूज़ करके क्या कर दिए, हमने करेक्शन कर लिए। लेकिन थर्ड केस में क्या हो रहा है, देखिए थर्ड केस में एंगल नॉट मेजर्ड बट बी बी डैश मेजर्ड। अब इस कंडीशन पे हम एक भी एंगल क्या कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं इस केस में। तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ डिस्टेंस मेज़र्ड किया। लाइक हमने ए बी का डिस्टेंस मेज़र कर लिया, बी सी का डिस्टेंस मेज़र कर लिया और एक परपेंडिकुलरली हॉरिजेंटल लाइन में डिस्टेंस ले लिया जिसका नाम है बी बी डैश, और इसका भी डिस्टेंस हमने मेज़र कर लिया। अब तीनों का डिस्टेंस मेज़र करने के बाद आप ये वाले फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस बी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस बी बी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, या इसको और आप शॉर्ट करें तो फॉर्मूला बनता है आपका माइनस बी बी वन का स्क्वायर 2ab प्लस बी बी वन का स्क्वायर बाय 2bc। सिंपल इस फॉर्मूला में पुटअप करके भी आप करेक्शन कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका मिसअलाइनमेंट का करेक्शन। अभी नेक्स्ट करेक्शन है आपके पास में लास्ट करेक्शन, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल। अब मीन सी लेवल मतलब क्या होता है, जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है। अभी आपने जब भी देखे होंगे सर्वे करते वक्त तो आप रेफरेंस लेकर चलते हैं मीन सी लेवल का। तो मीन सी लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे आपका सी जो है वो कैसा है, वहाँ पे प्लॉटेड है। तो जनरली क्या होता है, ये एक कोर है मानकर चलिए, इस कोर से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कोर है, इसको आपने ओ मानकर चला है, उस अर्थ सरफेस का वो कैसा है, 0 पॉइंट है और इसकी एक दूरी जिसका नाम है रेडियस, ठीक है, रेडियस, ठीक है, आर। तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू में क्या मिल रही है, मीन सी लेवल मिल रहा है। और अब जितने भी हाइट या जितने भी आप अर्थ सरफेस पे वैल्यूज़ प्लॉट करोगे वो किसके रिस्पेक्ट में होने वाले हैं, मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में होने वाले हैं। और मीन सी लेवल और जो एक्चुअल सरफेस है आपकी अर्थ की, उनके बीच में आप क्या डाल रहे हो, हाइट ऑफ एलिवेशन, या फिर जो उस पॉइंट का क्या हो रहा है, एलिवेशन कहलाएगा या हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीन सी लेवल के बारे में। अब करेक्शन कैसे होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट बन रहा है आपका इस तरीके से मीन सी लेवल का, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था आर और इसकी लेंथ को हमने बोल दी है एल इफेक्टिव। तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू आर इंटू एंगल मतलब थीटा, ओके। देखिए अब जैसे कि मैंने ये लिया है फर्स्ट पॉइंट, मैंने ये फर्स्ट लिया है, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका एल ई और ये हो गया आपका थीटा जिससे वो एंगल बन रहा है। तो ये एक इक्वेशन बन गया आपका एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। सेम एज यदि मैं
मेन सरफेस का लूप मतलब ये, तो अब ये ट्रायंगल क्या बनाएगा हमारे लिए, आर प्लस एच, मतलब होल लेंथ मतलब होल हाइट इनटू जो भी आपका एंगल आ रहा है वो। तो अब देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे इक्वेशन बन गया आपके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से थीटा इक्वल टू निकालना है। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखें ये हो गया आपका थीटा, यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, जब हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एल ई डिवाइड बाय आर और सेकेंड के लिए आएगा एल डिवाइड बाय आर प्लस एच। अब हम इसको अलग कर देंगे और ये दोनों को इक्वल टू कर देंगे और इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे हम एल ई की वैल्यू। ठीक है, तो इससे यदि मैं एल ई इक्वल टू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये जो एल ई है ये आर की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी आर के साथ में और हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब मीन सी लेवल करेक्शन क्या होता है, मीन सी लेवल करेक्शन मतलब आप इस डायग्राम पे दे सकते हो कि ये जो भी हाइट होती है एल इफेक्टिव की, ये एल इफेक्टिव की हाइट हमेशा कैसी होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल लेंथ के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने करेक्शन किया है एल इफेक्टिव माइनस एल करके, ये करेक्शन कहलाता है नेगेटिव, लेकिन हमें प्लॉट करना रहता है एल इफेक्टिव माइनस कैपिटल एल। अब एल इफेक्टिव की जगह में हमने जो एल इफेक्टिव की वैल्यू लिया है वो यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं दोनों को। जब हमने इसको सॉल्व किया तो दोनों के बीच में हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर जब हमने सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं एल आर और माइनस जो एल आर है वो कैंसिल हो गया, हमारे पास में बचा है सिर्फ माइनस एल एच डिवाइड बाय आर प्लस एच। ये भी आपके पास में एक फॉर्मूला है। ये कब होता है, जनरली हमें पता है कि जो आर की वैल्यू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली जो आर की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इस एच के कंपेयर पे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो ये कैलकुलेशन भी आपका राइट है बट हम ज़्यादा फाइन रिजल्ट लाने के लिए एच की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, वहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, कौन सी कंडीशन में, मल्टीप्लाई की कंडीशन नहीं प्लस की कंडीशन पे। तो ये जो आपको नेक्स्ट फॉर्मूला मिल रहा है जिसमें हमने प्लस एच को निगलेक्ट कर दिए, वो भी आपको एक फॉर्मूला मिल सकता है। जनरली ज़रूरी नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। The area of a field was found to be 4000 meter square when measured with a tape of 30 meter length. If the tape was 0.11 meter too short, determine the correct area. अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि वो क्या कर रहा था कि एक फील्ड में मेज़र कर रहा था, उसका जो एरिया था वो एक्चुअल में एरिया उसका उसे क्या मिला, 4000 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब वो टेप से मेज़र कर रहा था, उसकी जो स्टैंडर्ड टेप थी जिसका लेंथ था 30 मीटर, जब उसने देखा कि वो कैसी है, शॉर्ट है, 30 मीटर ना होते हुए शॉर्ट है 0.11 मीटर, तो अब जो उसने कैलकुलेशन किया वो तो गलत हो गया। तो इससे अब वो आपको करेक्ट एरिया कैसे निकाल करके देगा। तो यदि आपको करेक्ट एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमारा एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि वो एरिया है। ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लॉट करें एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया। तो अब देखिए छोटा है बोल रहा है, मतलब 30 मीटर से 0.11 मीटर वो कैसा है, शॉर्ट है। तो आप क्या करोगे, 30 माइनस 0.11, अब इसको आप माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा आपके पास में 29.89। तो आप यहाँ पे एल डैश की जगह में वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड कितना था आपका 30 और मेजर्ड कितना किया उसने 4000 एरिया। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा करेक्ट एरिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क वॉज computed to be 5000 meter cube when measured with a tape of 30 meter nominal length. If the tape was 0.10 meter long, determine the correct value. अब इसने भी वही काम किया है कि जब वो अर्थवर्क कैलकुलेट कर रहा था, जब उसने कैलकुलेट किया तो वो कैसा था, 5000 मीटर का क्यूब वॉल्यूम उसको मिला। बट हाँ, उसने स्टैंडर्ड टेप कौन सा यूज़ किया था, 30 मीटर का। लेकिन जब उसने बाद में देखा कि जो टेप कैसा था, वो 30 मीटर ना होते हुए 0.10 मीटर
लंबा है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अब जो एल डैश की वैल्यू है वो चेंज हो गई। तो अब एल डैश की वैल्यू क्या मिली आपको, एल डैश इज इक्वल्स टू 30 प्लस 0.11, तो आपका आंसर क्या आएगा 30.11, ठीक है, 30.11। अब ये हो गया आपका वैल्यू एल डैश की। अभी आपने यहाँ पे एल डैश की वैल्यू को पुटअप किए, डिवाइड बाय 30 मतलब स्टैंडर्ड लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड आपका वॉल्यूम था 5000, इसको आपने सॉल्व किए। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले वाले फॉर्मूला में आपने स्क्वायर यूज़ किया, ये वाले फॉर्मूला में आपने क्यूब क्यों यूज़ किया। तो भाई पहले वहाँ पे एरिया यूज़ कर रहे थे, इसीलिए लेंथ का क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। अभी यहाँ पे उसने क्या कैलकुलेट करने बोला है, वॉल्यूम, इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका क्यूब यूज़ कर रहे हैं। इफ़ इन केस उसने सिर्फ लेंथ की बात की होती तो ना क्यूब यूज़ करते ना स्क्वायर यूज़ करते, डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला है एल डैश डिवाइडेड बाय एल, ये आप वहाँ पे पुटअप करते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस तरीके की आगे और भी वीडियोस मैं डालते रहूँगी। सर्वे की मैं पूरी सर्वे वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी पूछता है, काफ़ी नंबर वो कैरी करता है, तो इसकी पूरी सीरीज़ मैं डालने वाली हूँ। सो थैंक यू।